ये। सो द सिक रोल्स। हेलो जी सर। जी। जी जी। सिकनेस वाली सर, जो सिकनेस वाली स्लाइड है उसको प्लीज एक दफा एक्सप्लेन कर दें। ठीक है ठीक है, दोबारा से मैं रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। सो जी जी। सिकनेस किसे कहते हैं? जैसे कि सिकनेस, इलनेस और डिजीज के बारे में मैंने आपको एक शॉर्ट पॉइंट्स बताए थे तीनों के बारे में, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के हवाले से वो पॉइंट, जिसमें पहली बात मैंने आपको सिकनेस के हवाले से ये कही थी कि सिकनेस जो है ये असल में हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फिनोमिना से मुराद ये है कि अगर कोई बंदा सिक हो, ठीक है, अगर वो सिकनेस फील करता हो तो उसकी जो कंडीशन है उससे दूसरे लोग जो है वो बाखबर होंगे। जब दूसरे लोग उस बंदे को देखेंगे जो कि सिक हो, ठीक है, तो दूसरे लोगों को उसकी कंडीशन को देखकर उनको मालूम हो जाएगा कि ये मैं हमारे सामने जो बंदा खड़ा है ये कुछ ठीक हमें नहीं लग रहा, इसके साथ ज़रूर कोई ना कोई मसला जो है वो दरपेश आया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो कंडीशन है वो इस तरह की है, ठीक है। तो पहली बात सिकनेस के हवाले से मैंने आपको ये कही थी कि सिकनेस जो है ये असल में हमारे साथ एक ऑब्जेक्टिव फिनोमिना है, ठीक है। इसी तरह से इलनेस के हवाले से भी मैंने आपको कहा था कि इलनेस जो है ये सब्जेक्टिव फिनोमिना है। सब्जेक्टिव फिनोमिना से मुराद ये है कि इसमें जो बंदा होता है, जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो इंटरनली अपने आप को जो है बेहतर महसूस नहीं करते। बज़ाहिर अगर आप उनको देखें तो वो आपको ठीक ठाक जो है दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल हेल्दी आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन इंटरनली उनकी जो कंडीशन होती है वो गुड नहीं होती, वो ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से वो इल फील करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से डिजीज़ के बारे में मैंने आपको कहा था कि डिजीज़ जो है ये असल में हमारे साथ एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। पैथोलॉजिकल प्रोसेस से मुराद ये है कि इसमें हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं या फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। और इसकी ख़राबी के पीछे जो वजह होती है तो वो कोई ना कोई इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से ये खराबी जो है वाक़या हुई होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो सिकनेस जो है ये असल में हमारे साथ एक एक्सटर्नल और पब्लिक मूड ऑफ अनहेल्पफुल कंडीशन होती है। इलनेस जो है ये हमारे साथ सब्जेक्टिव फीलिंग्स होती है, ठीक है, सब्जेक्टिव फिनोमिना होता है। और डिजीज़ जो है ये असल में एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें बंदा जो इंडिविजुअल के जो फंक्शन होते हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो इसको हम डिजीज कहेंगे। क्लियर है ये? जी सर। ओके गुड। अब मजीद आगे बढ़ते हैं सिक रोल की तरफ। टेलकोट पर्सन, टेलकोट जो थे ये एक बंदा था, ठीक है, अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट एंड स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट 1902 टू 1979 व्यू मेडिसिन एज सोसाइटी स्ट्रेटजी टू कीप its member healthy. According to him, illness is dysfunctional as it undermine people ability to perform their role, ठीक है। टेलकोट जो एक सोशियोलॉजिस्ट थे और स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थे, इनका नज़रिया ये था कि मेडिसिन जो है ये असल में हमारे साथ, हमारे सोसाइटी जो है मेडिसिन को एक ऐसी चीज़ कंसीडर करते हैं कि मेडिसिन जो है ये ही वाहिद चीज़ है जो कि लोगों को क्या करती है, लोगों को सेहतमंद रखती है। मतलब मेडिसिन के अलावा दूसरी चीज़ें जो है लोगों के सेहत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये नज़रिया जो था ये नज़रिया टेलकोट का था, ठीक है। इसी तरह से उनके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक इलनेस जो है ये असल में हमारे साथ डिसफंक्शनल होती है। डिसफंक्शनल से मुराद वो कंडीशन जिसमें हमारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, हम पे प्रॉपर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इलनेस ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे फंक्शन क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। और इसी तरह से इस वजह से फिर लोग अपने रोज़मर्रा के जो एबिलिटीज़ होती है, रोज़मर्रा के जो एक्टिविटीज़ होते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा का जो रोल वो प्ले करते हैं तो उसको फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनके जो फंक्शन है उसमें खराबी आ चुकी होती है। देयर आर थ्री करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिक रोल। इसी तरह से जो सिक इंडिविजुअल होते हैं, जो सिक पेशेंट होते हैं, तो इनमें आपको तीन करेक्टरिस्टिक, तीन खसूसियात जो है वो देखने को लाजमी मिलेगी। पहली खसूसियत क्या है? पहली खसूसियत ये है कि इट exempt a person from routine responsibility like job, education, etc.
ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा इल होता है, बीमार होता है, तो बीमारी की वजह से वो फिर लोगों के साथ मिलने-जुलने से भी रह जाते हैं। इसके साथ-साथ वो अपने रोज़मर्रा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो ज़िम्मेदारियाँ वो प्ले करते हैं या अदा करते हैं, तो उन ज़िम्मेदारियों को भी वो फिर पूरा नहीं कर पाते, जिसमें उनकी जॉब आ जाती है। अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो वो फिर एजुकेशन को जो है प्रॉपर तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो बीमार हुए होते हैं, क्योंकि वो सिक हो चुके होते हैं। तो सिक होने की वजह से वो अपने जो रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको पूरा करने से रह जाते हैं, ठीक है? इसी तरह से अ पर्सन मस्ट वांट टू बी वेल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। इसी तरह से दूसरी खसूसियत आपको सिक लोगों में ये मिलेगी कि जितने भी सिक पेशेंट होते हैं, तो उनकी पहली कोशिश यही होती है कि वो किसी तरह से जल्दी से ठीक हो जाए और अपने जो काम है उसको रूटीन बेस पर जो है उसको दोबारा से कंटिन्यू करे। इसके साथ साथ अ सिक पर्सन मस्ट सी कंप्लीट हेल्थ। इसके अलावा आपको जो बीमार लोग होते हैं उनमें आपको ये खसूसियत भी जो है देखने को मिलेगी कि बीमार लोग जो हैं चूँकि उनमें फिर ताकत नहीं होती, क्योंकि उनमें ये एबिलिटी नहीं रहती कि वो खुद से अपने काम को परफॉर्म कर सके, तो इसलिए सिक लोगों को हमेशा दूसरों की ज़रूरत होती है, दूसरों की मदद की ज़रूरत होती है और वो दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है? द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर इज आल्सो अ वाइटल टू रिस्टोर हेल्थ फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। और इसी तरह से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जिसमें आप नर्सेज आ जाते हैं, ठीक है? तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स का जो बुनियादी रोल है इस कंडीशन में, तो वो यही होता है कि वो सिक लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है उसको दोबारा से क्या करे, रिस्टोर करे, बहाल करे और इसी तरह से वो दोबारा से अपने जो फंक्शन है नॉर्मली उसको परफॉर्म कर सके। तो ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर का ये एक बुनियादी रोल सर होता है। आपकी आवाज़ कट रही है। अच्छा जी, मैडम आपके सिग्नल कम है। आवाज़ कट रही, सबको कट कट के आ रही है कि नहीं आपको सिर्फ आ रही है? इस्माइल आपका सिग्नल वीक है। देखिए आज के दिन और कल वाले दिन जो है हो सकते हैं कि सिग्नल जो है कल बिल्कुल मुकम्मल चले जाए। तो आज के दिन मतलब आज रात से सिग्नल्स हो सकता है कि चले जाए, ठीक है? तो ये सिग्नल्स का मसला है और ये देश भी इस तरह से है कि इन दिनों में सिग्नल्स अक्सर नहीं चले मैम जाते हैं। पूरे आ रहे हैं सिग्नल्स तो। तो मतलब ये एक दिन जो है आप थोड़ा-सा वो कर लें, एडजस्ट कर लें, ठीक है? इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आप लोगों को वैसे भी मिलेगी, तो अगर किसी बात की समझ नहीं आती या कोई बात मिस हो जाए, ठीक है? तो उसको आप फिर रिकॉर्डिंग के ज़रिए उसको आप मुकम्मल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है? मज़ीद आगे बढ़ते हैं बर्थ एंड डेथ की तरफ। व्हाट इज़ बर्थ, व्हाट इज़ डेथ? बर्थ किसे कहते हैं? बर्थ की लफ्ज़ी मानी क्या है? पैदाइश, बच्चे का पैदा हो जाना, इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। तो बर्थ ये असल में हमारे साथ एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं, तो वो अपनी जो मदर की बॉडी होती है उससे क्या हो जाते हैं? उससे सेपरेट हो जाते हैं, उससे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को फिर हम क्या कहेंगे? बर्थ कहेंगे। जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब डिलीवरी हो जाती है और बच्चा पैदा हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं, ठीक है? इट इज द इमर्जेंस एंड सेपरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर, फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर इज कॉल्ड बर्थ, ठीक है? सिंपल है। बर्थ ये हमारे साथ क्या चीज़ है? बर्थ ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें जो प्रेग्नेंट वमेन होती है वो क्या कर देती हैं? वो डिलीवरी करती है, ठीक है? डिलीवरी के बाद बच्चा जो है वो माँ की बॉडी से बिल्कुल अलग हो जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कहते हैं। इसी तरह से डेथ की अगर मैं बात करूँ, तो डेथ क्या है? डेथ ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मुकम्मल तौर पर वो स्टॉप हो जाते हैं, बिल्कुल रुक जाते हैं और इसी तरह से डेथ जो है वो वाक़या हो जाती है, ठीक है? तो इसको हम क्या कहेंगे? डेथ कहेंगे। इट इज़ द परमानेंट सीसेशन ऑफ ऑल बायोलॉजिकल फंक्शंस दैट सस्टेन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड डेथ।
डेथ क्या है? डेथ ये हमारे साथ एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो तमाम बायोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जानदार रहते हैं, तो वो तमाम फंक्शन जो है वो रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं परमानेंटली, हमेशा के लिए। तो इस कंडीशन को फिर हम क्या कहते हैं? डेथ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ तो एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऑलरेडी इससे एमसीक्यूज आते हैं। सो साइन ऑफ डेथ, डेथ के हमारे साथ कुछ साइन है, जाहिर बात है आप सारे नर्सेज हैं, आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब कोई पेशेंट जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो एक्सपायर होने के बाद हम उनकी कुछ चेकअप करते हैं, जिसमें हम उनकी पल्स रेट देखते हैं, उनकी जो प्यूपल आई प्यूपल रिस्पॉन्स है उसको हम देखते हैं कि आया वो प्यूपल जो है लाइट को रिएक्टिव है या नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ हम उनकी ईसीजी करते हैं, ठीक है, ताकि उनकी जो हार्ट कंडीशन है उसको हम देख सकें कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहे हैं या नहीं। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम पेशेंट के एक्सपायर होने के बाद करते हैं, किस चीज़ को कंफर्म करने के लिए? डेथ को कंफर्म करने के लिए। तो यहाँ पर हम डेथ के जो साइन सिम्टम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ डेथ और स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दैट एन एनिमल इज नो लॉन्गर अलाइव आर, ठीक है। इसमें पहला जो साइन है वो क्या है? पहला साइन ये है कि सिसेशन ऑफ ब्रीथिंग, जो ऑर्गेनिज्म होती है, ठीक है, जिसकी डेथ हो जाती है तो वो सांस लेना जो है वो क्या कर देती है? स्टॉप कर देती है, वो फिर ब्रीथ जो है वो नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट से मुराद उनका जो हार्ट बीटिंग है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, पल्स जो है वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं और फिर आपको पल्स जो है वो महसूस नहीं होते। इसके बाद पेलर मोर्टिस, पेलर मोर्टिस किसे कहते हैं? पेलर से मुराद पेलनेस को कहते हैं, मतलब जर्द हो जाना, बॉडी का स्किन का जर्द हो जाना, इसको हम क्या कहेंगे? पेलर मोर्टिस कहेंगे, ठीक है। सो पेलनेस विच हैपन इन द 15 to 120 मिनट्स आफ्टर डेथ, जब एक पेशेंट मर जाते हैं तो मरने के बाद उनका जो स्किन कलर होता है तो वो स्किन कलर 15 से लेकर 120 मिनट के अंदर अंदर, मतलब 2 घंटों के अंदर अंदर जो है, 15 मिनट से लेकर 2 घंटों के अंदर अंदर उनका जो स्किन कलर होता है वो मुकम्मल तौर पर पेल हो जाता है, जर्द हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? पेलर मोर्टिस कहते हैं, ठीक है, पेलर मोर्टिस, ठीक है। इसी तरह से हमारे साथ जो अगली टर्म है इसको हम क्या कहते हैं? लिवर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस क्या है? अ सेटलिंग ऑफ द ब्लड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, जब कोई बंदा जो है वो मर जाते हैं तो मरने के बाद उनके बॉडी के जो निचले पार्ट होते हैं, ठीक है, जो निचले पार्ट होते हैं, लोअर पोर्शन होता है बॉडी का, तो वहाँ पर ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है, वहाँ पर ब्लड जो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है, वहाँ पर रह जाता है और ऊपर नहीं आता। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लिवर मोर्टिस कहते हैं। तो और इसी तरह से अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेथ, जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद कुछ लोगों के जो पाँव होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं? इन्फ्लेम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है मोटे हो जाते हैं। तो ये असल में जो ब्लड होता है, ठीक है, वो सारा नीचे की तरफ आ जाता है, वहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशन हो जाती है। तो इसको हम लिवर मोर्टिस कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के हवाले से, एग्जामिनेशन के हवाले से, तो इसको गौर से सुने, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो अगली टर्म है इसको हम क्या कहते हैं? अल्गर मोर्टिस। व्हाट इज अल्गर मोर्टिस? द रिडक्शन इन द बॉडी टेम्परेचर फॉलोइंग डेथ, दिस इज जनरली अ स्टडी डिक्लाइन अंटिल मैचिंग एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। आप सबको पता है कि जब कोई बंदा मर जाता है तो मरने के बाद उनकी जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो क्या होती है? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर हमें उस बंदे को जब हम टच करते हैं, सॉरी, उनकी बॉडी को जब हम टच करते हैं तो वो हमें बहुत ठंडा जो है वो महसूस होता है, बहुत ठंडी उनकी बॉडी जो है बहुत कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? अल्गर मोर्टिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगली टर्म है इसको हम रिगर मोर्टिस कहते हैं। व्हाट इज रिगर मोर्टिस? रिगर मोर्टिस इज द लिम्ब ऑफ द बॉडी बिकम स्टिफ and difficult to move or manipulate.
ज़ाहिरी बात है जब एक बंदा मर जाता है तो मरने के बाद उनके जो मसल्स होते हैं तो वो सारे जो है कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। कंट्रैक्ट होने के बाद उसको फिर मूव करना, उसको फिर हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और इसी तरह से पूरी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम रिगर मोर्टिस कहते हैं, मतलब वो कंडीशन जिसमें मरने के बाद बॉडी जो है वो सख्त हो जाए तो इसको हम रिगर मोर्टिस कहेंगे। वो कंडीशन जिसमें मरने के बाद बॉडी की जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, उस वक्त तक कम होती है जब तक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, अर्गर मोर्टिस, अल्गर मोर्टिस कहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो अगली टर्म है उसको हम पेलर मोर्टिस कहते हैं, मतलब डेथ बॉडी की वो कंडीशन जिसमें डेथ होने के बाद स्किन कलर जो है वो पेल होना शुरू हो जाए तो इसको हम पेलर मोर्टिस कहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, एमसीक्यूज में आते हैं, तो इसको आप लोगों ने इसी तरीके से याद करने हैं जैसे मैंने आपको कहा। इसके अलावा डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन किसे कहते हैं, डिकम्पोजिशन से मुराद ये है जब बंदा मर जाता है तो मरने के बाद उनके जो एनर्जी को सर्कुलेट करने का जो प्रोसेस है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुकने के बाद ब्लड जो है कहीं पर भी नहीं जाता, ठीक है। तो इस वजह से सारे टिश्यू जो है वो उसकी डेथ होना शुरू हो जाती है और इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, मतलब द रिडक्शन इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ मैटर accompanied by strong unpleasant odor। अगर डेड बॉडी को जो है मरने के बाद आप उसको ज़मीन के अंदर नहीं दफनाते तो कुछ घंटों बाद जो है उससे गंदी बदबू जो है वो आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है उसके अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। और हमारे बॉडी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी पार्ट्स को खाना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से गंदी स्मेल जो है फिर डेड बॉडी से आनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ज़मीन के अंदर इसको हम दफनाते हैं। तो इस अमल को डिकम्पोजिशन कहते हैं। फिर मजीद आगे बढ़ते हैं बर्थ एंड डेथ में। डेथ इज द सेंटर ऑफ मेनी ट्रेडिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। कस्टम रिलेटेड टू डेथ आर फीचर्स ऑफ every culture around the world. Much of this revolves around the care of the death as well as the afterlife and the disposal of bodies upon the onset of death. The disposal of human corpse does in general begin with the last offices before significant time has passed, and ritualistic ceremonies often occur, most commonly interment or cremation. Dead bodies, Muslim bury the dead bodies, Hindus burn it। कहते हैं कि जब लोगों की मौत वाक़या हो जाती है तो लोगों की मौत वाक़या होने के बाद बहुत सारे ऐसे रिवायात और ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो कि लोग जो है अपने जो रस्म व रिवाज है उसके मुताबिक करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों के जो कल्चर है उसमें जो है मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो कि डेड बॉडी के साथ की जाती है और इसी तरह से उन रस्म रिवाज के मुताबिक डेड बॉडी का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उसको ख़राब होने से बचाया जाता है और इसी तरह से अगर आप देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी में अगर कोई बंदा जो है वो वफात पा जाए तो वफात पाने के बाद उसकी जो है कुछ टाइम तक जो है उसकी मतलब गसल करके उसको रखा जाता है, ठीक है। और उस वक्त तक जो है उसका ख्याल रखा जाता है जब तक उसको जो है प्रॉपर तरीके से दफना ना दिया जाए। तो मुस्लिम के जो कल्चर है, मुस्लिम के कल्चर में जो है ये बात बहुत कॉमन है कि जब भी कोई मर जाए तो मरने के बाद उनको क्या किया, उनको उनके साथ क्या किया जाता है, उनको ज़मीन के अंदर दफनाया जाता है। इसी तरह से अगर हिंदूज की बात करें तो हिंदूज लोग जो है वो अपने मुर्दों को क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ कल्चर्स के मुख्तलिफ तौर तरीके होते हैं जो कि वो अपने डेड बॉडीज़ के साथ क्या करते हैं, वो उसको पूरा करते हैं। कल्चर वेरिएशन इन सिम्टम्स।
कल्चर वेरिएशन इन सिम्टम्स से मुराद ये है कि जब एक बंदा बीमार हो जाए तो बीमार होने के बाद किस तरह से वो अपनी बीमारी का इजहार करते हैं, अगर वो पेन में मुब्तला है, अगर उनको दर्द हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने दर्द को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। तो हर एक हर एक बंदे की जो कल्चर होती है, मतलब हर एक कम्युनिटी का जो कल्चर होता है वो दूसरे कम्युनिटी से मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करते हैं, अपने जो तकलीफ़ होती है उसको एक्सप्रेस करने के तरीके जो है हर मुख्तलिफ कल्चर के लोगों के वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो कहते हैं कि पेशेंट differ in many ways. Some of these differences are due to patient illness, personality, socio-economic class, or education. But the most profound differences may be cultural. Many health professionals think that if they just treat each patient with respect, they will prevent most cultural problems. But that is not always the case. Some knowledge of cultural customs can help avoid misunderstanding and enable practitioners to provide better care, ठीक है। वही बातें जो कि स्टार्ट में मैंने आपको कही, कहते हैं कि ज़्यादातर जो पेशेंट होते हैं वो बहुत सारे जावियों से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। और उसमें कुछ पेशेंट जो है उनकी जो बीमारी होती है, ठीक है, तो सम ऑफ दीज डिफरेंसेस आर ड्यू टू पेशेंट इलनेस। और इसी तरह से लोगों के दरमियान, पेशेंट के दरमियान जो डिफरेंसेस होती है, ठीक है, तो इसमें जो कुछ रीज़न होते हैं डिफरेंसेस फ़र्क की, तो उसमें एक पेशेंट की बीमारी आ जाती है, उसकी पर्सनैलिटी आ जाती है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक क्लास उनका आ जाता है। अगर एक बंदा जो है वो हाई क्लास से ताल्लुक़ रखता है तो उनकी जो तौर तरीके हैं वो मुख्तलिफ होंगे उन लोगों से जो कि मिडल क्लास या लो क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरह से एजुकेशन हो गई। लेकिन जितने भी ज़्यादातर जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलती है तो वो कल्चर बेस्ड होती है, ठीक है। वही बात मतलब इस पूरे पैराग्राफ का वही है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कही कि अगर लोगों के पास, अगर नर्सिस के पास, हेल्थ प्रोफेशनल के पास जो है कल्चर के हवाले से नॉलेज होगी, ठीक है, और वो अपने पेशेंट की जो डिग्निटी है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ख्याल रखे, तो बहुत सारे ऐसे कल्चर प्रॉब्लम होते हैं जिससे पेशेंट और नर्स जो है वो बच सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर नर्सिस के पास कल्चर के हवाले से कुछ नॉलेज हो तो उस कल्चर नॉलेज के बेस पर वो अपने पेशेंट को इस तरीके से डील कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग से पेशेंट और नर्स दोनों जो है वो बच सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है प्रैक्टिशनर को एक मौका भी मिल जाता है अपने जो प्रैक्टिस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। तो बुनियादी जो मतलब है इस पैराग्राफ का वो यही है कि मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वालों के जो एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। तो नर्सिस के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको कल्चर के हवाले से क्या हो, उनके पास नॉलेज मौजूद हो। अगर उनके पास नॉलेज मौजूद होगी तो उनको फिर पता होगा कि किस कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले को मैंने किस तरह से डील करना है, ठीक है। तो वो अगर उसके मुताबिक काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इससे पेशेंट भी बहुत ज़्यादा क्या होंगे, कोऑपरेटिव रहेंगे। और इसके साथ साथ जो पेशेंट नर्स रिलेशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी और इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो फिर पेशेंट को मिलेगी, ठीक है। मजीद कहता है कि कल्चर इन्फ्लुएंसेस मैनी एस्पेक्ट ऑफ इलनेस इंक्लूडिंग हाउ पेशेंट फ्रॉम अ गिवन कल्चर एक्सप्रेस एंड मैनिफेस्ट देयर सिम्पटम, देयर स्टाइल ऑफ कोपिंग, देयर फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, their willingness to seek treatment. Likewise, the culture of clinician and the service system influence diagnosis, treatment and service delivery. वही बात दोबारा हो रही है कि मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वालों के जो नज़रिए होते हैं इलनेस के हवाले से तो वो भी क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। और इसी तरह से मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो अपनी बीमारी से रिलेटेड जो साइन सिम्टम्स होते हैं तो उसकी जो एक्सप्रेशन है वो अपने कल्चर के बेस पर करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि
इसी तरह से हमारे साथ जो प्रोफेशनल नर्सेज होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, तो इनके जो तौर तरीके होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी मुख्तलिफ होते हैं। तो अगर ये लोग जो है लोगों की कल्चर के बेस पर क्या करें, लोगों को, पेशेंट को डील करें, तो इससे बीमारियों को डायग्नोज करना, उसके लिए ट्रीटमेंट जो है प्रोवाइड करना और सर्विसेज की जो डिलीवरी है इसको करना, ये बहुत ज़्यादा क्या होगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगी, मुतासर होगी, ठीक है। और इसके साथ साथ लोगों को जो है फिर बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। लोग जो है बेहतर तरीके से उनकी डायग्नोसिस होगी और जो इतनी भी सर्विसेज है, ठीक है, तो वो उनको फिर बेहतर तरीके से डिलीवर होंगी। People universally perceive pain but react it with their own individual emotional and behavior. These unique patterns of pain behavior and expression are influenced by person's total life experience as member of certain culture or society. देखिए वही बात बार बार हो रही है जो कि मैंने आपको कही कि अगर एक बंदे को, दो बंदे हैं, ठीक है, जो कि कल्चर बेस पर दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ है, तो इन दोनों बंदों, ये दोनों बंदे जो है ये पेन को किस तरह से बर्दाश्त करते हैं, तो इनका बर्दाश्त करने का जो तरीका है वो एक दूसरे से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है, कहते हैं द एक्सप्रेशन ऑफ पेन गिवन बाय अ पेशेंट फ्रॉम अ हाई क्लास सोसाइटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ लोअर क्लास सोसाइटी। मिसाल के तौर पर कहते हैं कि जो मम्मी डैडी वाले लोग होते हैं, ठीक है, अगर उनकी उंगली जो है वो किसी चीज़ से लग जाए और वो जो है थोड़ा सा उससे खून बह जाए, तो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, ठीक है, उस पर, और बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं। इसके बरक्स अगर लो क्लास से ताल्लुक रखने वाले पेशेंट को आप देखें, तो अगर उनका पाँव भी कटा हुआ हो तो वो इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। तो मतलब ये है कि कल्चर जो है ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर, ठीक है। Similarly, the symptoms prescribed by educated person also vary from that of illiterate patient, even for the same health problem. इसी तरह से जो एजुकेटेड लोग होते हैं, तालीम याफ्ता लोग होते हैं, तो उनका उनका उनके जो सिम्टम्स होते हैं पेन के हवाले से, ठीक है, पेन के हवाले से वो जब आपको डिटेल देते हैं, तो उनका डिटेल देने का जो तरीका होता है वो भी क्या होता है, मुख्तलिफ होता है उन लोगों के बनस्बत जो कि अनएजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड लोगों को अगर दर्द हो रहा हो तो वो चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, मतलब इतना मतलब शो नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से वो आपको डिटेल देंगे कि मैं जा रहा था, इस तरह से मेरा जो हाथ है वो किसी चीज़ में फंस गया और इस तरह से हो गया। जबकि जो अनएजुकेटेड लोग होते हैं तो वो आपको चीखते चिल्लाते हुए, दर्द से जो है मतलब वो चीखते चिल्लाते हुए और आपको जो है तरीके के साथ आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। मतलब बात करने का जो तरीका है वो इलिटरेट लोगों को जो है वो नहीं आता। तो ये सारी चीज़ें जो है कल्चर जो है, कल्चर पर डिपेंड करती है, और कल्चर जो है हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या करती है, मुतासिर करती है। अब हम बात करेंगे कंप्लायंस की। कंप्लायंस किसे कहते हैं? कंप्लायंस इज either a state of being in accordance with established guidelines, specification or legislation or the process of becoming so। ठीक है, कंप्लायंस से मुराद ये है कि आप एक काम करने के लिए क्या हो, उसके लिए आप सूटेबल हो, तो इसको हम कंप्लायंस कहते हैं। लेकिन अगर मेडिकल टर्म में हम कंप्लायंस की बात करें, तो मेडिकल टर्म में कंप्लायंस से मुराद ये है कि आप एक पेशेंट को डील करते हैं, ठीक है, एक पेशेंट को आप डील कर रहे हैं और डील करने के दौरान आप उनको उनके प्रॉब्लम के हवाले से टीच करते हैं, उनको आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं। समझाने के बाद उनको आप कहते हैं कि आपने इस मेडिसिन को इस तरीके से लेना है, दिन में इतने बार लेना है और इतने महीने के लिए आपने इसको प्रैक्टिस करना है। तो अगर वो पेशेंट आपके बताए हुए हिदायत पर अमल करते हैं, ठीक है, और था कि अगर पेशेंट को आपने जो तजावीज़ दी होते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन आपने दी हो,
और वो आपके बताए हुए बातों पर मुकम्मल तौर पर अमल करे, उसको वैसा ही फॉलो करे जैसे आपने उनको फॉलो करने के लिए कहा हो। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या कहेंगे पेशेंट को, हम फिर पेशेंट को कहेंगे कि ये पेशेंट हमारे साथ क्या है, कंप्लाइंस है, मतलब हमारे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और मुकम्मल तौर पर फॉलो कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लायंस कहेंगे, ठीक है। So compliance, what is compliance? Compliance describes the degree to which a patient correctively follows medical advice. Most commonly, it refers to medication or drug compliance, but it can also apply to other situations such as medical device use, self-care, self-directed exercises और therapy session। वही बात है कि कंप्लायंस जो है असल में हमारे साथ वो कंडीशन होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमने पेशेंट को जो एडवाइसेस दिए थे, हमने पेशेंट को जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी, हमने पेशेंट को जो एक्सरसाइज करने के लिए कहा था, तो आया पेशेंट जो है हमारे ऑर्डर्स के मुताबिक उसी तरह से फॉलो कर रहा है या नहीं, उस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। अगर वो हमारे प्रिस्क्रिप्शन पर अमल कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कंप्लायंस कहेंगे, ठीक है। बोथ द पेशेंट एंड healthcare provider affects compliance, and positive physician-patient relationship is the most important factor in improving compliance. Although the high cost of prescription medication also play a major role. कहते हैं कि हमारे साथ जो पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, तो ये दोनों जो है कंप्लायंस की वजह से मुतासिर हो सकते हैं। जाहिरी बात है, अगर पेशेंट जो है वो पेशेंट जो है वो डॉक्टर या नर्स के बताए हुए प्रिस्क्रिप्शन पर अमल ना करे, तो इससे नर्स की जो प्लानिंग है वो क्या होगी, वो डिस्टर्ब होगी और पेशेंट फिर उस टाइम पीरियड में ठीक नहीं होगा जिस जो कि पेशेंट के लिए नर्सिस ने प्लान किया हो कि इतने टाइम में हमने अपने पेशेंट की जो फंक्शन है उसको बहाल करने हैं। तो अगर आपका पेशेंट आपके ऑर्डर्स को ही फॉलो नहीं कर रहा तो उनके लिए फिर टाइम पर ठीक होना ये क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट और फिजिशियन के दरमियान रिलेशनशिप वो पॉजिटिव हो, ठीक है, मुस्बत हो, कोऑपरेटिव हो, तो ये भी बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है पेशेंट की जो कंप्लायंस है उसको, ठीक है। क्योंकि अगर पेशेंट जो है वो अपने डॉक्टर को फॉलो कर रहा है, उसके लिए डॉक्टर के वो क्या है, डॉक्टर के लिए वो बहुत ज़्यादा फरमाबरदार है, डॉक्टर की हर बात को वो फॉलो कर रहे हैं, तो इससे जो कंप्लायंस है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी, ठीक है। कंप्लायंस जैसे कि मैंने आपको कहा कि आया पेशेंट डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं, तो इसको हम कंप्लायंस कहेंगे। अगर मुकम्मल तौर पर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, कंप्लायंस कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए हो वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा महंगे हो, तो बहुत ज़्यादा महंगे होने की वजह से कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो कि उस मेडिसिन को अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो मेडिसिन को अफोर्ड ना करने की वजह से वो उस मेडिसिन को छोड़ेंगे, जिसकी वजह से उनके लिए फिर ऑर्डर को फॉलो करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। तो मतलब यह है कि मेडिसिन की जो कॉस्ट है ये भी कंप्लायंस को क्या करती है, मुतासिर करती है। मजीद आगे बढ़ते हैं, एथनिसिटी एंड कल्चर इन्फ्लुएंस सम हेल्थ डिटरमाइनिंग बिहेवियर such as participation in screening program and attendance at follow-up appointment, etc. Measures of compliance may need to be modified for different ethnic or cultural groups. In some cases, it may be advisable to assess patients from a cultural perspective before making decision about their individual treatment. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपको मेंशन की जा रही है। कहते हैं कि जब भी आप पेशेंट को डील कर रहे हो तो पेशेंट को डील करने से पहले आपके लिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट जो है वो कल्चर बेस पर किस कल्चर से ताल्लुक़ रख रहे हैं और आया उनकी जो क्लास है वो कैसी है, आया वो उन मेडिसिन को अफोर्ड कर लेंगे जो हम उनको प्रिस्क्राइब करने वाले हैं या नहीं, ठीक है। आया इनके कल्चर में ऐसी चीज़ें खाना जो है उसकी इजाज़त है या नहीं। तो अगर हम पेशेंट को डील करने से पहले, पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने से पहले उनके कल्चर के हवाले से हम उनसे पूछे, ठीक है, हम उनसे थोड़ी मालूमात हासिल कर ले, तो ये बहुत ही ज़्यादा
इफ़ेक्टिव रहती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है। और फिर हम उसी कल्चर जो इंफॉर्मेशन हमें मिली होती है तो उसके बेस पर फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट के लिए ऐसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं जो कि उनके लिए अफोर्डेबल हो, ठीक है। और ऐसी बातें जो है, ऐसे एडवाइसेस हम उनको करते हैं जो कि उनके कल्चर में उसको फॉलो करना अलाउ हो, ठीक है, उनको अलाउड हो। तो इससे भी कंप्लायंस जो है बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर होती है। एग्जाम्पल में कहते हैं कि एन एजुकेटेड पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड द यूज एंड सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एज कम्पेयर टू इलिटरेट पेशेंट। जाहिर बात है, एजुकेटेड बंदे को आप अगर कहेंगे कि आपने इस मेडिसिन को इस तरह से खाना है, इस तरीके से खाना है, अगर आप इनको एजुकेटेड बंदे को ये भी ना कहें, ठीक है, और आप उनको कहें कि इस मेडिसिन पर आपको जो है हिदायत दी गई है, इसी हिदायत के मुताबिक आपने खाना है, तो आपके बताए बगैर वो उस मेडिसिन को अच्छे तरीके से मतलब उसको खा लेंगे। इसके बनिस्बत अगर आप एक अनएजुकेटेड पेशेंट को डील कर रहे हैं तो अनएजुकेटेड पेशेंट को जो है डील करना बहुत मुश्किल होता है। और उनको फिर फिंगर टिप जो है हर चीज़ जो है उसको समझाकर उनको बतानी होती है ताकि वो हर एक चीज़ को सही तरीके से समझे और अपनी जो सेहत है उसको ठीक करने के बजाय मज़ीद ख़राब ना कर ले, ठीक है। द ट्रेडिशनल कल्चर आर हर्ड टू बी मॉडिफाइड एज कम्पेयर टू मॉडर्न कल्चर। इसी तरह से कहते हैं कि जितने भी जो ट्रेडिशनल कल्चर है, ट्रेडिशनल कल्चर से मुराद ऐसे कल्चर जो कि पुराने ज़माने से आ रहे हैं। तो पुराने ज़माने से जो कल्चर आ रहे हैं उसमें चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत जितने भी जो जदीद कल्चर होते हैं, जो मॉडर्न कल्चर होते हैं, ठीक है, उसमें चेंजेस लाने के बनिस्बत, ठीक है। तो मॉडर्न कल्चर में अगर आप किसी फैक्टर को चेंज करते हैं तो उसको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं बनिस्बत ट्रेडिशनल कल्चर के। ट्रेडिशनल कल्चर में चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।